अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग जो है वो लिपिड्स ख़त्म कर चुके हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल दैट इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है दैट वुड बी न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि हम लोग कल देख चुके हैं, दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो है ये ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है दैट सर्व एज जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, चाहे सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, लोअर से लोअर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हो। हर एक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिकली डिस्कवर किया था मिशर ने। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय मिशर, MEMIESCHER, मिशर। हाँ, मिशर ने डिस्कवर किया था। ठीक है, इन 1969। ठीक है, मिशर ने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया। और ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है दे सर्व एज ए जेनेटिक मटेरियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यही जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हो, ह्यूमन हो, हर एक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड्स होंगे। ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। वन इज आरएनए एंड अनदर इज डीएनए। आरएनए का जो फुल फॉर्म है दैट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, और हमारा जो डीएनए है इट्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए प्राइमरी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। प्राइमरी से मेरा मतलब ये है, ये कोई बुक की टर्म नहीं है। व्हाट वी मीन बाय प्राइमरी, प्राइमरी से मेरा मतलब ये है कि जिसके अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, जिस चीज के अंदर एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो डीएनए होता है, कभी कभी जो है वो आरएनए भी होता है। जैसे हम ह्यूमंस है, हमारे लिए जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है कि हम लोग कैसे होंगे, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होगी, हमारे हाथ कैसे होंगे, हमारे फिंगरप्रिंट्स कैसे होंगे, एक एक चीज जो डिटरमाइन होती है दैट इज डिटरमाइंड बाय आवर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर जो है वो डीएनए होता है। ठीक है, दैट डजंट मीन कि हमारे अंदर आरएनए नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्राइमरी तौर पे डीएनए होगा, आरएनए का जो है कुछ और फंक्शन होगा। सो वी वुड से कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव डीएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। आरएनए प्रेजेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जैसे वायरसेस के अंदर कोई डीएनए वायरस होता है, कोई आरएनए वायरस होता है, दैट्स बेसिकली न्यूक्लिक एसिड दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, अगर हम सिंपल वायरसेस की बात करें तो देयर इज अ प्रोटीन कवरिंग अराउंड इट, तो हम उस चीज को जो है वो वायरस कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या देखा, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं और ये जेनेटिक मटेरियल की तरह सर्व करते हैं। और डिस्कवर कहते हैं मिशर ने, दो टाइप के होते हैं, आरएनए और डीएनए। ठीक है, ये हम अभी डिटेल में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। अभी जो है हम सबसे पहले जो चीज समझेंगे दैट इज व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स से हम पहले हमें ये चीज समझनी है कि व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स बेसिकली होते हैं एक शुगर मॉलिक्यूल और एक नाइट्रोजनस बेस जब आपस में मिलते हैं, वी कॉल दैट एज ए न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, ये जो शुगर मॉलिक्यूल होगा दिस वुड बी ए पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। ठीक है, प्लस ए नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस
ये दोनों मिलके जो है न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। इस न्यूक्लियोसाइड के ऊपर जब एक फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, वी विल कॉल दैट एज ए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड वुड बी न्यूक्लियोसाइड प्लस PO4, ठीक है, द फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड इज पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि हमारे पास जो पेंटोस शुगर है हम इसे देखेंगे, नाइट्रोजनस बेस क्या होती है इसको देखेंगे, फॉस्फेट इज बेसिकली अ मॉलिक्यूल, इसके बारे में कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी चीजें हम लोग अब देखते हैं। शुरुआत करेंगे पेंटोस शुगर से। पेंटोस शुगर, जो जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देख लिया था, पेंटोस मींस द 5 कार्बन शुगर। ठीक है, और 5 कार्बन शुगर यूजुअली जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग फ्यूरानोस कहते हैं। ठीक है, फ्यूरान रिंग बनाएगी। ओके, तो अब जो हमारा फोकस होगा दैट वुड बी अपॉन द शुगर्स। ठीक है, जो हमारे पेंटोस शुगर्स है। ठीक है, पेंटोस शुगर का मतलब 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, वी विल कॉल दैट एज ए पेंटोस शुगर। और ये जो है वो हमें फ्यूरान रिंग की शक्ल में मिलेगी, फ्यूरान रिंग स्ट्रक्चर। इन डीएनए हमें ये फ्यूरान रिंग की शक्ल में मिलेगी। तो हमने जैसे उस दिन भी देखा था कि हम लोग कैसे बनाते हैं, एक O यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे C C C C और यहाँ पे हमारा CH2OH। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारा HOH OH H OH H और H। ठीक है, सो दिस बेसिकली इज आवर राइबोस शुगर, जिसके अंदर ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन है, और बीच में एक ऑक्सीजन है। सो दिस बेसिकली इज आवर राइबोस शुगर। ठीक है, तो अगर ये राइबोस शुगर है हमारे डीएनए के अंदर पेंटोस शुगर वाली जगह पे, ठीक है, सो वी विल कॉल दैट एज एन आरएनए। आरएनए के अंदर पेंटोस शुगर में कौन सा शुगर होता है, राइबोस शुगर होता है, राइबोस शुगर। और अगर इस राइबोस शुगर के अंदर जो सेकेंड कार्बन है वहां से हम एक ऑक्सीजन निकाल दे और सिर्फ एक हाइड्रोजन रख दे, तो हम उसको कहेंगे डी ऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये हमारा हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर हमारे डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए के अंदर एक मेन डिफरेंस जो है दैट इज कि यहाँ पे एक OH होता है, वहां पे एक OH नहीं होता। ये चीज डीएनए की स्टेबिलिटी में भी काम करती है। ठीक है, इस चीज की वजह से जो डीएनए है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे जो ये 3' वाला कार्बन है इसके ऊपर जो OH है ये ऑक्यूपाइड रहेगा। यहाँ पे जो ये CH2OH वाला कार्बन है ये भी ऑक्यूपाइड रहेगा। यहाँ पे जो ये C1 का जो OH है ये भी ऑक्यूपाइड रहेगा। बचता है सिर्फ सेकेंड कार्बन, और अगर वहां पे OH है और O के ऊपर क्या होते हैं, वहां पे बेसिकली 2 लोन पेयर्स होते हैं, एंड दैट मेक्स इट प्रोन टू अदर केमिकल्स, जो इस पे अटैक करके वहां पे रिएक्शंस करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है।
इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर सकते हैं और रिएक्शन करवा सकते हैं। दैट इज द रीजन कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लिक एसिड होता है और डीएनए जो है वो एक स्टेबल न्यूक्लिक एसिड होता है, क्योंकि वहां पे एक ओ नहीं है जिसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, एंड दिस लोन पेयर लीड्स टू इट्स इंक्रीज इन द रिएक्टिविटी। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट द पेंटोस शुगर्स। 5 कार्बन होंगे, मोनोसैकेराइड्स होंगे, 2 तरह के हो सकते हैं, राइबोस या फिर डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, और हमने ये देख लिया हमारा पेंटोस शुगर कैसा होगा। तो राइबोस के अंदर बेसिकली हमारा जो सेकेंड कार्बन है वहां पे OH होगा, और हमारा जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है वहां पे हमारे सेकेंड कार्बन के ऊपर H होगा। OH is also called as hydroxyl group। कहीं पे अगर बुक में लिखा हुआ हो that there is a hydroxyl group तो घबराना नहीं है, OH is hydroxyl। ठीक है, so this was about the pentose sugars। Now moving on to nitrogenous bases। What are these nitrogenous bases? These are basically cyclic compounds। ठीक है, cyclic compounds होंगे जो ऐसे जो बेसिक नेचर के होंगे और नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स that are basic in nature and have a nitrogen in them। just a second, okay। तो हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है, ये साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, कभी कभी हेटेरोसाइक्लिक होंगे। ठीक है, वी विल जस्ट राइट इट एज साइक्लिक कंपाउंड्स। कई बुक्स में लिखा हुआ होगा हेटेरोसाइक्लिक, दैट्स बेसिकली फॉर प्यूरिन्स, क्योंकि वहां पे 2 अलग अलग जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होंगे दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हम अभी सिर्फ इसको नाइट्रोजनस बेस को जनरली डिफाइन करेंगे एज साइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड बेसिक इन नेचर, नेचर के हिसाब से बेसिक होंगे। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली जो नाइट्रोजनस बेसिस है, दीज आर ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, लेकिन इनको हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 2 ग्रुप्स। 5 टाइप्स के हैं जो हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वन ऑफ दोज ग्रुप्स इज प्यूरिन्स, another is pyrimidine। प्यूरिन बेसिकली क्या होता है, इट्स pyrimidine प्लस इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। pyrimidine इटसेल्फ एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे जो है वो 2 रिंग्स होंगे, एक तो पायरामिडीन रिंग होगी और एक इमिडाजोल रिंग होगी। हमारे जो प्यूरिन्स है इसके अंदर हमारे 2 नाइट्रोजनस बेसेस आ जाएंगे। वन वुड बी एडेनिन एंड सेकेंड वन वुड बी ग्वानिन। जबकि पिरामिडीन के अंदर हमारे 3 आएंगे, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ये 3 हमारे नाइट्रोजनस बेसिस पायरिमिडीन के अंदर आएंगे, और प्यूरिन के अंदर हमारे 2 एडेनिन एंड ग्वानिन। इनका जो 1 लेटर कोड है दैट इज AGTC एंड U। यूरासिल की खास बात यह है कि ये सिर्फ RNA के अंदर पाया जाएगा, जबकि जो थाइमीन है वो सिर्फ और सिर्फ DNA के अंदर पाया जाएगा। बाकी ये एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये दोनों के अंदर पाए जाएंगे। यूरासिल ओनली इन RNA। ठीक है, एडेनिन ऑल्सो इन RNA, ग्वानिन ऑल्सो इन RNA, साइटोसिन ऑल्सो इन RNA। थाइमीन सिर्फ DNA के अंदर, लेकिन एडेनिन भी DNA के अंदर, ग्वानिन भी DNA के अंदर और साइटोसिन भी DNA के अंदर। सो 1 रेड स्टार मीन्स ओनली इन RNA, और
वन ब्लैक स्टार मीन्स ओनली इन डीएनए, ब्लैक एंड रेड स्टार मीन्स के दोनों के अंदर पाए जाएंगे इन एडेनी, इन डीएनए एज वेल एज इन आरएनए। तो अब इनका जरा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेसिकली याद क्या रखना, जब प्यूरिन बना रहे हो, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये 3 बना लिया, यहां से एक नाइट्रोजन लगा दो, यहां से एक और नाइट्रोजन लगा दो, 2 नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मारो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मारो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड मारो, ठीक है। ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज बेसिकली द पिरामिडीन रिंग, ठीक है। अब यहां से काम करो, यहां से 2 नाइट्रोजन लगा दो और इन 2 नाइट्रोजन को एक कार्बन के जरिए से बांध दो आपस में, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब नाइट्रोजन का क्या होता है, इसकी होती है 3 वैलेंसीज। यहाँ पे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई, यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे नहीं हुई तो यहाँ से तो नहीं हो सकती क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट है, तो यहाँ से बन जाएंगी, ठीक है। अब इसका क्या, ये ना तो इसके साथ बना सकता है ना इसके साथ बना सकता है। इस कार्बन की 4 वैलेंसीज आगे पूरी हो जाएंगी क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन होगा, इसकी ऑलरेडी 4 कंप्लीट है, तो इसके साथ बेसिकली एक H होगा, ठीक है। दिस विल हैव एन H। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो याद रखना है। अब देख लो कि कहां कहां पे जो है वो वैलेंसीज खाली है। यहां पे वैलेंसी खाली है, यहां पे वैलेंसी खाली है। अब जो ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर एक और अभी हाइड्रोजन आ सकता है, वहां पे हाइड्रोजन की जगह एक NH2 लगा दो। पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया, ठीक है, उसके बाद वैलेंसीज पूरी कर ली। अब यहां पे एक NH2 लगा दो। दिस विल बी अवर एडेनिन। क्या होगा हमारा एडेनिन, ठीक है। इस एडेनिन के अंदर नंबरिंग कैसे होगी, दिस नाइट्रोजन, ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन हमारा पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 एंड 9। एक वाली रिंग में एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग चल रही है जबकि दूसरी रिंग में क्लॉकवाइज नंबरिंग चल रही है। सो दिस इज बेसिकली अवर एडेनिन। अब यही एडेनिन का स्ट्रक्चर उठा के वापस बना लो, ठीक है, कोई भी चेंज किए बगैर इस एडेनिन के स्ट्रक्चर को उठाओ और यहां पे बना लो। पहले 3 कार्बन, फिर एक नाइट्रोजन, इन दोनों को आपस में एक कार्बन से जोड़ दो, ठीक है। यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड, यहां पे एक डबल बॉन्ड आ गया। अब इसको यहां से एक नाइट्रोजन, इसको यहां से एक नाइट्रोजन, इसको एक कार्बन, ये दोनों को कनेक्ट कर लेगा, इसको यहां पे डबल बॉन्ड, इसको यहां पे H, ठीक है, इसको H और इसको H। अब यहां पे क्या करना है, बेसिकली ये जो हमारा कार्बन है, जो हमारे प्यूरिन्स है, उनके अंदर याद रख लो जो कार्बन नंबर 6 है उसी के ऊपर चेंज आ रही है, ठीक है। हमारा कार्बन नंबर 6 जो है उसी के ऊपर चेंज आ रही है, तो यहां पे जो हमारा कार्बन नंबर 6 है, दिस विल हैव अ डबल बॉन्ड O। 6 ऑक्सो प्यूरिन है ये, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी 5 होगी तो इसकी एक वैलेंसी हटा दो, एक बॉन्ड इसका हटा दो, तो इस N की अब एक वैलेंसी खाली हो गई तो इसके साथ एक H जोड़ दो। दिस विल बी योर गुआनिन, ठीक है। अगेन नंबरिंग सेम तरीके से होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसकी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी क्लॉकवाइज नंबरिंग। सो दिस इज आवर एडेनिन एंड गुआनिन। जस्ट अ सेकेंड, सब दिख रहा है बराबर, हाँ। सो दिस इज आवर एडेनिन एंड गुआनिन। सारा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था, इसमें वो डबल बॉन्ड हमें हटाना पड़ा बिकॉज इट वाज 6 ऑक्सो प्यूरिन, दिस इज 6 अमाइनो प्यूरिन, ठीक है। अगर ऐसे नाम याद रख लेते हो, 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 ऑक्सो प्यूरिन, तो तुम्हारा काम हो गया, सारा स्ट्रक्चर याद हो गया।
इसके अलावा कुछ भी करने की वहां पे जरूरत नहीं है। नाउ कमिंग टू द पिरामिडीन्स, हमने पिरामिडीन रिंग का स्ट्रक्चर देख लिया। अब इसी स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस करते हुए हम लोग जो है वो थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन बना लेंगे। तो पिरामिडीन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा था, सी 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 एन एन सी और ये, ठीक है। अब यहां पे जो है इसके जो भी डबल बॉन्ड्स थे वो पूरे कर लो, ये और ये पूरे हो गए डबल बॉन्ड्स। अब जो जो वैलेंसीज बची हुई है उनको पूरा कर लो, ये ठीक है, ये। तो हमने वहां पे देखा था कि यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई ग्रुप आएगा जिसके जरिए से हमारी जो भी हमें बनाना है वो बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे आया एक NH2, ठीक है। एक NH2 जो है वो इस वाले कार्बन पे आ गया, ठीक है। लेकिन दिस इज नॉट इट। यहां पे जो ये वाला कार्बन है इसके ऊपर जो हाइड्रोजन है इसके बदले भी यहां पे एक ऑक्सो ग्रुप आ गया। व्हाट विल दिस ऑक्सो ग्रुप डू बेसिकली? तो यहां पे ये जो डबल बॉन्ड है ये खत्म करना पड़ेगा ताकि कार्बन की वैलेंसी अपनी 4 बराबर रहे। तो दिस हियर विल बी NH। नंबरिंग फिर से वैसी ही होगी, दिस वुड बी, एक मिनट दूसरे पेन से करते हैं नंबरिंग। दिस वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6 एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग है, ठीक है। तो 6 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरामिडीन हमारा होगा साइटोसिन, ठीक है। दिस वुड बी आवर साइटोसिन। हमने क्या किया, बेसिकली एक पिरामिडीन रिंग बनाई, उसके अंदर जो 6th कार्बन है उसके ऊपर एक अमाइनो ग्रुप जोड़ दिया, 2nd कार्बन के ऊपर एक ऑक्सो ग्रुप जोड़ दिया और हमारा काम खत्म हो गया। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ऐसे नाम याद रख लिया कि 6 अमाइनो 2 ऑक्सो पिरामिडीन इज साइटोसिन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट वुड बी थायमीन। थायमीन के लिए फिर से रिंग बनाओ, सी 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 एन एन सी, ठीक है। अगेन वैलेंसीज पूरी कर दो, दिस 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 एच, ये फिलहाल खाली छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे एच, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, यहाँ पे एच रखो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली इनिशियल स्ट्रक्चर बन गया पिरामिडीन रिंग का, ठीक है। अब इस पिरामिडीन रिंग के अंदर जो हमारा वो वाला कार्बन है जो हमेशा जिसके ऊपर कोई ग्रुप आ जाता है वहां पे हमारा इस बार आएगा ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो ग्रुप के आने की वजह से ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हो गया। इस डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे एक H आ जाएगा, ठीक है। एक H आ गया। यहां पे जो ये था कार्बन नंबर 2, इसके ऊपर भी एक ऑक्सो ग्रुप आ जाएगा। उसकी वजह से ये वाला डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया। जब ये वाला डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो इसके ऊपर हमें एक हाइड्रोजन चिपकाना पड़ेगा ताकि इसकी वैलेंसी पूरी हो सके, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है कार्बन नंबर 5, इसके ऊपर हमारा मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, CH3 मिथाइल ग्रुप। तो ये जब स्ट्रक्चर पूरा हुआ, सो वी हैड 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 5 मिथाइल 2,6 डाई ऑक्सो पिरामिडीन, तो ये हमारा होगा थायमीन, ठीक है। थायमीन के अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड है जो यहां पे रहेगा, बाकी सारी जगह पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी।
यहाँ पे CH3 फिफ्थ कार्बन पे, ठीक है, सिक्स कार्बन पे ऑक्सो, सेकंड कार्बन पे भी ऑक्सो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा लास्ट का बचता है, दैट इज यूरासिल, ठीक है। यूरासिल बेसिकली थाइमीन ही है, सिर्फ और सिर्फ जो ये 5 पे जो मीथाइल है ये हटा दो, ठीक है। 5 के ऊपर जो मीथाइल है इसको हटा के यहाँ पे वापस से एक H लगा दो, दिस वुड बी योर यूरासिल। सो दिस इज योर यूरासिल। यही रीजन है कि थाइमीन को जो है वो दूसरा नाम दिया जाता है 5 मिथाइल यूरासिल। एक ऐसा यूरासिल जिसको फिफ्थ कार्बन पे मिथाइलेट कर दिया गया है उसको हम लोग कहते हैं थाइमीन, ठीक है। अगर हम लोग यूरासिल के फिफ्थ कार्बन पे मिथाइलेशन कर दे तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये थाइमीन है। इस वजह से भी यूरासिल का आरएनए में होना यूरासिल को अनस्टेबल बना देता है और यूरासिल का डीएनए में ना होना डीएनए को स्टेबल बना देता है, ठीक है। We will go through these things as we move ahead with the syllabus, ठीक है। तो ये थे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस। इसके बाद जो हमारा थर्ड वन आता है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड या फिर हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फोरिक एसिड या फिर हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी जो तीसरी चीज आएगी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को बनाने में, दैट वुड बी फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड जिसको कहते हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली H3PO4, ठीक है, H3PO4 एक फॉस्फेट है जिसके ऊपर 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स मांगता है ताकि उसकी वैलेंसी पूरी हो सके, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन 3 है तो ये 3 जो है वो 3 पे लगा दो और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दो। फॉस्फोरस की भी वैलेंसी पूरी होगी, बाकी सबकी भी वैलेंसी पूरी होगी, तो ये हमारा है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब जो ये फॉस्फोरिक एसिड है जब हमारे नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच होगा तो बेसिकली वहां पे CH2OH वाला जो OH है वो हट गया और इसका एक H हट गया, तो हमारे पास क्या बना, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया एंड दिस विल गेट अटैच टू द शुगर, ठीक है। और उसके बाद आगे भी चलता रहेगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो है एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये आगे दूसरे 5' वाले OH के साथ मिलके जो है वो बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहेगा। सामने वाला एक राइबोस शुगर, पीछे वाला एक राइबोस शुगर, ठीक है। यहाँ पे एक राइबोस शुगर रहेगा लाइक दिस, ठीक है। ये वाला जो यहाँ पे फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ कार्बन वाला जिसको हम लोग 5 प्राइम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम अभी देख लेंगे क्यों कहते हैं ऐसा। और हमारा जो यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा एक OH जो था यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम वाज थर्ड वाले कार्बन पे जो OH था वहां से H निकल गया, इसका भी एक OH निकल गया, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली फॉर्म our phosphodiester bond between two sugars, ठीक है। This one is an ester linkage, this one is an ester linkage, दोनों मिलके we call it as phosphodiester linkage। यहाँ पे हमारी बेस होगी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी बेस होगी। दिस बेस विल डिटरमाइन कि हम इसको क्या कहेंगे, हम इसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक OH रहेगा, ठीक है, 3' वाले कार्बन पे, और यहाँ पे एक
फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है अपॉन द 5' कार्बन। तो इससे क्या होगा, हमारे डीएनए की एक ओरिएंटेशन बन जाएगी, एक साइड होगा 5' वाला और एक साइड होगा 3' वाला। जहां पे OH है एंड पे, वी विल कॉल दैट एज 3' एंड, और जहां पे फॉस्फेट ग्रुप है एंड पे, वी विल कॉल दैट एज अ 5' एंड। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि 5 की जो आवाज है ना, दैट इज सिमिलर टू 4। ठीक है, फ से ही निकल रहा है ना दोनों, 5 एंड फॉस्फेट दोनों सिमिलर है। So we say that 5' wala end is the phosphate. We also call this as the 5' phosphate end, and this one is the 3' hydroxyl end, क्योंकि वहां पे एक hydroxyl attached है। तो this gives our DNA a direction। ठीक है, 5' to 3' या फिर 3' to 5' जैसे रीड करना चाहो कर लो। ठीक है, सो हम लोग ने यहाँ पे फॉस्फेट का थोड़ा सा देख लिया। ये जो हमारा H3PO4 है, ये जो आ गया था, वो उसने क्या किया, दो न्यूक्लियोसाइड्स को आपस में अटैच कर लिया बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, ये था फॉस्फेट का काम। तो अभी तक हमने बेसिकली क्या देखा, हम लोगों ने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ लिया। नाउ व्हेन न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइन्ड टुगेदर, तो हमारे पास जो है वो डीएनए बन के आता है। डीएनए जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, दैट वुड बी डीएनए। इन प्रोकैरियोट्स, नहीं पहले यूकैरियोट्स देख लेते हैं। इन यूकैरियोट्स दिस डीएनए इज एसोसिएटेड विद सम प्रोटीन्स। ठीक है, ये डीएनए कुछ प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होता है, जिसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स, जिन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, उनके साथ ये एसोसिएटेड होता है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये डीएनए जो है वो किसी प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। ठीक है, यूकैरियोटिक्स के अंदर डीएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये किसी भी किस्म के प्रोटीन के साथ अटैच्ड नहीं होता। नाउ इफ वी वांट टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो इसके लिए कोई ना कोई मॉडल देना पड़ेगा। अब हम सेल के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते ना पूरा, तो बेसिकली हमारे पास जितना भी साइंटिफिक एविडेंस था, ठीक है, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का फोटोग्राफ था, तो आई थिंक दैट वाज टेकन बाय रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो उन्होंने जो वो फोटोग्राफ लिया था, तो उसकी बेसिस पे जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, दैट इज डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल। This was basically given by Watson and Crick and Wilkins। ठीक है, Watson, Crick and Wilkins। I don't know अगर स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, Wilkins, हाँ, in 1953। ठीक है, तो वाटसन, क्रिक, विल्किंस ने मिलकर 1953 के अंदर डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल जो है, इससे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए के अंदर 4 होंगे, और उन न्यूक्लियोटाइड्स के नाम हम लोग कैसे देते हैं, देयर आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, दैट विल पार्टिसिपेट इन डीएनए फॉर्मेशन, जिसमें से हमारा पहला होगा डीऑक्सो एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, या फिर डीऑक्सी एडेनोसिन 5 फॉस्फेट, और डीऑक्सी एडेनोसिन 5 फॉस्फेट।
हर न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा कि फिफ्थ वाला जो कार्बन है उसके ऊपर एक फॉस्फेट अटैच्ड होगा, ठीक है। तो सेकेंड वन वुड बी सिमिलरली, ठीक है, हमारे पास जो डीएनए के अंदर होता है इट्स AGTC। तो नाम हम लोग अब यहां से सोच सकते हैं। सो यहां पे होगा डी ऑक्सी गुआनिलिक एसिड, ठीक है, गुआनिलिक एसिड, और डी ऑक्सीगोनोसिन 5 फॉस्फेट, डी ऑक्सीगोनोसिन 5 फॉस्फेट, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वुड बी डी ऑक्सी थाइमिडिलिक, ठीक है, थाइमिडिलिक एसिड, या डी ऑक्सी थाइमिडीन 5 फॉस्फेट, ठीक है, डी ऑक्सी थाइमिडीन 5 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे थाइमीन नहीं आएगा, व्हेन इट्स अ न्यूक्लियोटाइड इसको हम लोग थाइमिडीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद साइटोसिन वाला जो है फोर्थ वन, डी ऑक्सी साइटिलिक एसिड, या डी ऑक्सी साइटोसिन नहीं साइटिडीन 5 फॉस्फेट, ठीक है। डी ऑक्सी एडेनाइलिक एसिड जिसको हम लोग ए भी कहते हैं, डी ऑक्सी गुआनिलिक एसिड जिसको हम लोग जी कहते हैं, डी ऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड जिसको हम लोग टी कहते हैं, डी ऑक्सी साइटिडिलिक एसिड जिसको हम लोग सी कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली AGTC जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, दे आर डी ऑक्सी एडेनाइलिक एसिड, डी ऑक्सी गुआनिलिक एसिड, डी ऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड, डी ऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, ठीक है। स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सो डीएनए is the main genetic material in eukaryotes. It's associated with proteins. Then we will discuss the structure of DNA. उसमें क्या होगा कि double helical model given by Watson, Crick and Wilkins in 1953, चार तरह की न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए को फॉर्म करेंगे, AGTC, डीऑक्सीएडेनाइलिक एसिड, डीऑक्सीगोनालिक एसिड, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड एंड डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसके कुछ फीचर्स है जो किसने दिए थे, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के जो फीचर्स है वो हम लोग कुछ स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला जो हमारा इसका पॉइंट आएगा या पहला जो हमारा फीचर आएगा इस मॉडल का, दैट इज 2 strands are helically twisted upon each other in an anti-parallel manner, ठीक है। दो स्ट्रैंड्स को एंटी पैरेलली एक दूसरे के ऊपर हेलिकली ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है। दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और इन दो स्ट्रैंड्स को अगर हम देखें, ठीक है, मैंने कहा था कि 5' एंड 3' जो है वो डायरेक्शन देता है। एक स्ट्रैंड अगर 5' to 3' रन कर रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3' to 5' रन कर रहा है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है। एंड दिस एंटी पैरेलल अरेंजमेंट से क्या होगा, ये जो हेलिकल ट्विस्ट है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। इसकी वजह से हमारे पास मेजर और माइनर ग्रूव्स बनते हैं। एक ग्रूव ऐसा होगा जो थोड़ा सा डीप होगा, ठीक है, अंदर की तरफ घुसा हुआ है, और दूसरा जो है वो उतना अंदर की तरफ नहीं घुसा हुआ। इफ आई वुड हैव समथिंग हियर टू शो यू द मॉडल ऑफ दिस,
आई डोंट थिंक आई हैव एनीथिंग जिस पे मैं ये दिखा सकूं। कोई रस्सी होती तो उस पे दिख जाता। लेट मी जस्ट सी, जस्ट अ मोमेंट। सी, अगर मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करूं तो इसके अंदर भी कहीं कहीं पे डीप ग्रूव्स बनेंगे और कहीं कहीं पे उतने डीप या नहीं बनेंगे, शैलो से ग्रूव्स बन जाएंगे। आई डोंट नो इफ इट्स इन फोकस और आउट ऑफ फोकस। ठीक है, ऊपर से ये वाइट है, ये उतना अच्छे से दिखेगा भी नहीं। तो इसके अंदर क्या होंगे, कुछ डीप ग्रूव्स बनेंगे और कुछ शैलो से ग्रूव्स बनेंगे। जो डीप ग्रूव्स बनेंगे उनको हम लोग जो है वो मेजर ग्रूव कहेंगे, जो शैलो से ग्रूव्स बनेंगे उनको हम लोग माइनर ग्रूव कहेंगे। ठीक है, और ये जो कॉइलिंग है इसमें बेसिकली क्या है, हमारे डीएनए के अंदर अल्टरनेटिवली जो है वो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स जो है वो आपस में अटैच्ड होंगे। इसके अलावा क्या होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद एक और न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके बाद एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द अरेंजमेंट इन डीएनए। ठीक है, डीएनए में जो अरेंजमेंट होगा न्यूक्लियोटाइड का, दिस इज लाइक दिस। तो क्या है, अल्टरनेटिवली यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप्स आपस में अटैच्ड है। ठीक है, सो इन डीएनए देयर आर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, डीऑक्सीराइबोस शुगर्स। ठीक है, इन डीएनए deoxyribose sugar and sugars and phosphate groups are arranged alternatively, एक दूसरे के बाद। पहले एक शुगर, उसके बाद फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर, फिर से फॉस्फेट, फिर से शुगर, फिर से फॉस्फेट। ठीक है, तो डीएनए ऐसे बना हुआ होगा। ठीक है, पहली जो चीज हमने देखी कि 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के अंदर। ठीक है, और वहां पे क्या होगा, हेलिकली एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट होंगे और इस ट्विस्टिंग की वजह से मेजर और माइनर ग्रूव्स बनेंगे। मेजर इज बेसिकली द डीप ग्रूव और माइनर ग्रूव इज द शैलो ग्रूव। ठीक है, उसके बाद क्या है कि डीएनए के अंदर जो डीऑक्सीराइबोस शुगर्स है और फॉस्फेट ग्रुप्स है ये अल्टरनेटिवली अरेंज्ड होंगे एंड दीज विल बी लिंक्ड बाय, जो हमने पीछे भी देखा था, दीज विल बी लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। ठीक है, एक फॉस्फेट और एक शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड होगा और 2 शुगर्स को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में फॉस्फेट आया, दैट वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, एक फॉस्फो जो दो एस्टर बॉन्ड्स बना रहा है, वी कॉल दैट एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उसके बाद ये जो डीएनए है, जिस डीएनए के बेसिस पे ये मॉडल दिया गया है। ठीक है, डीएनए अलग अलग तरह के होते हैं, डीएनए एक ही तरह का नहीं होता, सब डीएनए की प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती। ठीक है, देयर आर आल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनएस। ठीक है, देयर आर मेनी सच वायरसेस जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, तो वैसा भी होता है। ठीक है, और डीएनए की प्रॉपर्टीज भी हर जगह पे सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जो मॉडल दिया गया था, दिस वाज बेसिकली गिवन फॉर अ बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए है उसके बेस पे दिया गया था। तो उस फॉर्म ऑफ डीएनए में क्या होता है, डीएनए इज बेसिकली, डीएनए इज ट्विस्टेड इन क्लॉकवाइज मैनर, या जिसको हम लोग राइट हैंडेड कॉइलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है,
डीएनए जो है वो क्लॉकवाइज मैनर में होगा, ठीक है। क्लॉक ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसी तरीके से डीएनए भी ट्विस्ट होगा ऐसे, ठीक है। और ऊपर की तरफ जब हम उसको लेके जाएंगे, अगर नीचे की तरफ तो ऐसे, ठीक है। अगर नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो ऐसे, और अगर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो डीएनए जो है वो राइट हैंडेड कॉइलिंग शो करेगा, लेकिन ये ट्रू है उस डीएनए के लिए जिसके बेसिस पे ये मॉडल दिया गया है, एंड दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। यहाँ पे एक स्टार बना के अलग से लिख लो। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है जेड। ए डीएनए राइट हैंडेड होता है, ये भी बी वाला जो डीएनए ये भी राइट हैंडेड होता है। जी डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। ए इज राइट हैंडेड, बी इज लेफ्ट हैंडेड एंड जी इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 11 रेसिड्यूज डी 12 बेस पेयर पर टर्न होते हैं। हर टर्न में 10 बेस पेयर होंगे, जबकि बी फॉर्म ऑफ डीएनए 11 बेस पेयर्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि 10 बेस पेयर्स पर टर्न, और जी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर 12 बेस पेयर्स पर टर्न होंगे, 12 बेस पेयर पर टर्न, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहां से लेकर यहां तक एक पूरा टर्न है, 360 डिग्री टर्न हो रहा है। दिस इज लाइक दिस, यहां से ये 180 डिग्री टर्न, और फिर पूरा दिस वुड बी 360 डिग्री टर्न। जब ये हेलिक्स जो है वो पूरा 360 डिग्री घूमेगा, यहां से लेकर यहां तक जो है वो 10.5 बेस पेयर्स होंगे, जिसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान के भी चल सकते हो, 10 बेस पेयर्स, ठीक है। सो 10 बेस पेयर जो है वो एक टर्न में होंगे, दैट वुड बी बी फॉर्म ऑफ डीएनए। ऐसा कहा था वॉटसन एंड क्रिक ने कि 10 बेस पेयर्स होंगे। ए फॉर्म ऑफ डीएनए अगर वो लोग लेते तो 11 रेसिड्यूज होते हैं, जी फॉर्म ऑफ डीएनए अगर लेते तो 12 रेसिड्यूज होते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बी फॉर्म ऑफ डीएनए ये कम ट्विस्टेड है। अगर हम उसको और थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट कर ले, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है वो एक टर्न के अंदर क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग जितना, मैं ऐसे दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक टर्न में अगर 10 है, ठीक है, अगर हम इसको और ज्यादा कॉइलिंग करें तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो हर टर्न में होंगे वो कम हो जाएंगे। जितना इसको लूज करेंगे उतने ही नंबर ऑफ बेस पेयर्स हर टर्न के अंदर बढ़ते जाएंगे। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो काफी टाइटली बाउंड डीएनए है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो लूजली है, जी फॉर्म ऑफ डीएनए और ज्यादा लूजली है। लेकिन बी जी फॉर्म ऑफ डीएनए लेफ्ट हैंडेड है, इसकी जो कॉइलिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है ए और बी फॉर्म के। ए की कॉइलिंग बिल्कुल बी फॉर्म की तरह ही है जैसे कि राइट हैंडेड में, ठीक है। तो क्या देखा हमने, ए में 11, बी में 10.5 और जी में 12 बेस पेयर्स पर टर्न होंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ गए। अब इसकी बेसिस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो निकल के आएंगे, ठीक है। एक टर्न होता है 3.4 नैनोमीटर्स, ठीक है। इसको फोर्थ पॉइंट के तौर पे लिख लो, फोर्थ पॉइंट। एक टर्न 3.4 नैनोमीटर्स लंबा होता है, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर्स के बाद बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो दो बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिफरेंस होगी, 3.4 नैनोमीटर फॉर 10 बेस पेयर्स। तो एक बेस पेयर के लिए कितना होगा, एक बेस पेयर के लिए होगा 3.4 डिवाइडेड बाय 10 नैनोमीटर्स, दैट वुड बी 0.34 नैनोमीटर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स, ठीक है।
10 बेस पेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट 3.4 तक जाती है उनकी लेंथ, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर्स तक। तो एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, जितना भी आ रहा है उसको डिवाइड बाय 10 कर लो, ठीक है। 3.4 नैनोमीटर आ रहा था, उसको डिवाइड बाय 10 कर लिया तो 0.34 नैनोमीटर दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस आ गई। इसके अलावा ये एक पॉइंट हो गया इसका। दूसरा है डायामीटर ऑफ डीएनए। डीएनए चौड़ाई में कितना है, इट्स 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर डीएनए चौड़ा होगा। उसके अलावा एक और चीज जो हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज कि एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर आएंगे। देखो जब 10 बेस पेयर आते हैं या फिर 10.5 बेस पेयर जब आते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर जो है वो 360 डिग्री टर्न करवाते हैं। तो एक बेस पेयर में जो है वो 36 डिग्री का टर्न होगा। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में जो टर्न होगा दैट वुड बी 36, दूसरे से फिर और 36, फिर से 36। ऐसे ही जब 10 बेस पेयर्स हो जाएंगे तो डीएनए एक पूरा 360 डिग्री राउंड कर चुका होगा एंड वी विल से कि ये जो है हमारा एक टर्न हो गया दैट इज 3.4 नैनोमीटर्स। तो ये जो था ना 0.34 नैनोमीटर, तो इसके बीच में कितना टर्न होगा, 36 डिग्री टर्न होगा, ठीक है, 36 डिग्री टर्न पर बेस पेयर। हर बेस पेयर पे जो डीएनए है वो 36 डिग्रीज टर्न लेगा, ठीक है। अब यहां पे ये हमारा जो है वो बेसिकली डीएनए का मॉडल खत्म हो गया। डीएनए क्या है, एंटी पैरेलल फैशन में जो है वो अरेंज होगा, एक दूसरे के ऊपर हेलिकली कॉइल्ड होगा, राइट हैंडेड होगा, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि 3.4 नैनोमीटर्स होगा हर 10 बेस पेयर्स के बाद, ठीक है, और 36 डिग्री होगा हर बेस पेयर के बाद टर्न, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स हमने देखा कि 0.34 होगा। मेजर और माइनर ग्रूव्स बनेंगे, ठीक है, मेजर ग्रूव्स थोड़े से डीप होंगे, माइनर ग्रूव्स थोड़े से शैलो होंगे। इसके अलावा एक और चीज जो याद रखनी है वो ये रख लो, 5th पॉइंट, एडेनिन और थाइमीन आपस में जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से बेस पेयरिंग करते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से बेस पेयरिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है वो अगले सब टॉपिक के अंदर भी आ जाएगा, दैट इज बॉन्डिंग्स इन डीएनए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बॉन्डिंग्स इन डीएनए। बॉन्डिंग्स इन डीएनए, जिसमें हमारा पहला आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हमारा ये होगा कि एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये ऐसे जब ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं तो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। एंटी पैरेलल फैशन में भी इसीलिए होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल की जा सके। नेचर में सब प्रोसेसेस मोस्टली स्टेबिलिटी ड्रिवन होते हैं। जो भी चीज करनी है वो स्टेबल बनानी चाहिए एक चीज को, ठीक है। तो इसीलिए हालांकि एडेनिन जो है वो ग्वानिन के साथ भी बेस पेयरिंग कर सकता है, साइटोसिन के साथ भी बेस पेयरिंग करता है, जिसको हम लोग नॉन वाटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल इसी तरीके में होता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर यही वाली बेस पेयरिंग होगी और यही जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स जो है वो आपस में कॉइलिंग करेंगे, आपस में बेस पेयरिंग शो करेंगे, और एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से बेस पेयरिंग शो करेगा थाइमीन के साथ, और ग्वानिन जो है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए से साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग शो करेगा। इसके अलावा जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, इसके अलावा ट्रू कोवलेंट बॉन्ड्स, ट्रू कोवलेंट बॉन्ड्स कौन कौन सा होता है कोवलेंट बॉन्ड, यहाँ पे एक हमारा होगा शुगर और प्यूरिन के बीच में या शुगर और पायरिमिडीन के बीच में, ठीक है। तो एक हमारा होगा शुगर प्यूरिन,
दूसरा हमारा होगा शुगर और पिरामिडीन का। आई थिंक मैंने पीछे जो है वो PYRA लिखा हुआ है, तो PYRI कर देना उसको। पिरामिडीन इज द राइट स्पेलिंग, ठीक है। तो प्यूरिन और शुगर के बीच में, पिरामिडीन और शुगर के बीच में, शुगर का बेसिकली पहला रेसिड्यू, पहला कार्बन, प्यूरिन का 9th कार्बन, ठीक है। शुगर का पहला कार्बन, पिरामिडीन का 3rd कार्बन। दिस विल बी द बॉन्डिंग। शुगर और बेस, जो हमारा शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, अगर प्यूरिन है तो 9th कार्बन, ठीक है। दैट वुड बी कार्बन, दैट वुड बी नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ नाइन्थ नंबर पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ जो है वो शुगर जब बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, दिस विल बी अ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे शुगर और पिरामिडीन जो है वो भी यहाँ पे बॉन्डिंग जो शो करेंगे, दैट वुड बी द 1st कार्बन ऑफ शुगर एंड द 3rd नंबर पे जो नाइट्रोजन है, नॉट द 3rd नाइट्रोजन, 3rd नंबर पे जो नाइट्रोजन है, 3rd नंबर पे जो नाइट्रोजन आता है उसके साथ शो करेगा। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ऐसे था वो स्ट्रक्चर हमारा, ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस यहाँ पे क्योंकि ये नाइट्रोजन था, दिस विल बी बाउंड टू द 1st कार्बन ऑफ द शुगर, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि एक ही रिंग थी हमारे पास, 1 2 3 4 4 5 और 6, so this nitrogen would be bound to the 1st carbon of the sugar, ठीक है। यहां से इसके साथ क्या होगा, बेसिकली यहां से फॉस्फेट ऐड होगा, यहां से इसका OH वाला साइड होगा, दिस वुड बी द 3' एंड दिस वुड बी द 5' एंड फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर जो है वो हमारा नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, ठीक है। यहां तक समझ गए? थोड़ा सा शायद आज कॉम्प्लिकेट हो गया, बट उतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर बॉन्ड आएगा, दैट वुड बी अवर शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर के बीच का बॉन्ड, जिसको हम लोग फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये किस किस के बीच में होगा, एक शुगर का 3' वाला कार्बन और दूसरे शुगर का 5' वाला कार्बन, ठीक है, ये आपस में फॉस्फेट के जरिए से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज शो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 to 5' लिंकेज भी कह सकते हैं, दैट इज द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। अब यहाँ पे एक चीज जो एक्स्ट्रा लिखनी है, दैट इज लास्ट की चीज, दैट इज चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल क्या कहता है, बेसिकली जितने हमारे पास प्यूरिन्स होंगे उतने ही हमारे पास पिरामिडीन्स होंगे। A plus G is equal to C plus T. In case of a double stranded DNA, जो वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग शो कर रहा है, वहां पे हमारा A plus G और C plus T का रेशो क्या होगा, बराबर होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि A plus G divided by C plus T would be equal to 1, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा है, क्वेश्चन के जरिए से थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे रैंडमली ये क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक डीएनए है जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स है, ठीक है। आउट ऑफ दीज 10 बेस पेयर्स वी हैव ए 3, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि हमारे पास C कितने होंगे, हमारे पास T कितने होंगे, हमारे पास G कितने होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें चीज समझनी है वो ये है कि A बेस पेयरिंग किसके साथ करेगा, इन केस ऑफ वाटसन एंड क्रिक A बेस पेयरिंग करेगा T के साथ, तो T जो है हमारा, जितने A होंगे उतने ही हमारे पास T होंगे। तो अब अगर हम ये वाली फॉर्मूला यूज करें, दैट इज A plus G divided by
C प्लस T इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3 प्लस G डिवाइडेड बाय C प्लस 3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो वी विल गेट 3 प्लस G इक्वल टू C प्लस C+3, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिला, ये +3 कट हो गया, तो जितने हमारे पास G है उतने ही हमारे पास C भी होंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिला, बेसिकली 10 बेस पेयर है, 10 में से 6 हमारे A और T है, ठीक है। तो 10 में से हमारे 6 A और T है, बचे कितने, 4। तो हमारे पास जो है वो 4 बेस पेयर बच गए। इन 4 में से क्योंकि G और C इक्वल है, तो 2 जो है हमारे पास G होंगे, 2 जो है हमारे पास C होंगे। इतना ज़्यादा लंबा प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए था। हमने यहाँ पे एक चीज़ जो समझ ली, जितने हमारे पास A थे उतने ही हमारे पास T होंगे। इन दोनों का सम कर लो, कितना हुआ, 6। तो 10 में से वो 6 माइनस कर लो तो कितना बचा, 4। 4 को जो है वो C और G के बीच में डिवाइड कर लो, मसला खत्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये मिलेगा कि C भी 2 है और हमारा जो G है वो भी 2 होंगे। तो A प्लस G हमारे बनेंगे 5, C प्लस T हमारे बनेंगे 5, तो 5/5 जो है हमारा 1 आ जाएगा। दिस वुड बी द चारगाफ्स रूल, ठीक है। चारगाफ्स रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। जितने हमारे पास एडेनिन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। बेसिकली A प्लस G वुड बी इक्वल टू C प्लस T। तो यहाँ पे आज हमारा DNA खत्म होता है। कल हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अब RNA पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।